अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, आज ये रूह यारम की शायद लास्ट एपिसोड है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रूह अपनी इस बात पर मजाक पसंद नहीं करती थी, जबकि यारम को इसको चिढ़ाने में मज़ा आता, लेकिन अब वो इसकी यही बातें ही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। उसकी ज़िंदगी एक साथ होने के बावजूद उससे बहुत दूर थी। रूह, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं जितनी सज़ा तुम दे रही हो। वो नरमी से उसका गाल छूता उसके साथ लेट गया। रूह, ठीक हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत बेरहम होती जा रही हो रूह, प्लीज़ ठीक हो जाओ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारम पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर। प्लीज़ तरस खाओ मुझ पर। यारम अपनी बेकरारियाँ बयान करता उसके करीब से उठा। अच्छा सुनो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तब तक तुम उठ जाओ। ये क्या थकती नहीं हो हर वक्त सोए हुए? वो अपने लहजे को सख्त बनाकर उसे डांट रहा था, जबकि उससे बेखबर वो गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद के अपने यारम की बेचैनी उसे भी वाकफ ना थी। चलो रूम, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तुम यकीनन घर में रहकर बोर हो रही होगी। चलो हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं, हिजर ने कहा। हिजर रोज़ की तरह आज भी उसे मिलने आया था। डॉक्टर ने कहा है कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है। अब अगर वो कोमा से बाहर आई तो वो मुर्दा हालत में होगी। वो कभी भी मर सकती है। 2 माह गुजर चुके थे। रूह की हालत में कोई बेहतरी ना आई। यारम उसका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। उसे अपने आसपास का एहसास ना होता, शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। उसका दिलो दिमाग जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मली काम नहीं कर रहा था। उसे मशीनों के सहारे ज़िंदा रखा जा रहा था, और डॉक्टर के मुताबिक अब यह मशीन अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। यारम घर वापस आया तो नर्स जा चुकी थी। उसके कपड़ों पर होने लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब से डर ने जन्म लिया। वो भागकर अपने कमरे में आया और रूह को देखने लगा। उस पर खौफ तारी होने लगा। उसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा। उससे कुछ अजीब लगा। फिर उसे मशीन की तरफ देखा। वो लाइन जो रूह की चलती हुई सांसों को जाहिर करती थी, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यारम की रूह से बहुत दूर जा चुकी थी। इतनी दूर के वापसी का सफ़र अब मुमकिन नहीं था। उसकी रूह ज़िंदगी से मौत का सफ़र तय कर चुकी थी। रूह, तुम अपने यारम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूह उठो प्लीज़, देखो ना मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ उठ जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? तुम जानती हो मैं नहीं रह सकता, जानती हो ना तुम। चलो शाबाश, उठ जाओ प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने। देखो रूह, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। वो किसी दीवाने की तरह बोल रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ रूह, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कहा था ना। फिर क्यों जा रही हो? उठो वरना वरना। यारम कहते हुए उठा और आगे पीछे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। वो कमरे की हर चीज़ की तरफ से नज़रें दौड़ा रहा था। जो चीज़ हाथ आती उसे तोड़ता चला जाता। उसके सर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर में साफ सुथरे कमरे का नक्शा बदल चुका था। हर चीज़ बिखर चुकी थी। साफ सुथरा कमरा कुछ ही देर में फैला हुआ था, लेकिन रूह के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा ना हुई। वो उसके करीब आया और उसे झंझोड़ कर रख दिया। बस बहुत हो गया मजाक, उठो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। रूह, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। तुम मेरे गुस्से से वाकिफ़ हो ना, जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। उठो, बहुत देर बहुत हो गया, अब उठो। वो उसे अपने सीने में भींचे हुए बोले जा रहा था, जबकि रूह उससे बेखबर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ है? हिजर उदास लग रहे हो। वो अभी कुछ ही देर पहले काम से वापस आए थे। लैला कब से उसके बेचैनी को नोट कर रही थी। लैला, आज सुबह से ही न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे रूह के पास जाना है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर में वापस आ जाऊँगा, हिजर ने उठते हुए कहा। मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से मिल नहीं सकी रूह से। आज मैं और मासूमा जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन काम की वजह से नहीं जा सकी। लैला ने कहा। रुको, मैं मासूमा को भी लेके आती हूँ। उसने अपना फ़ोन उठाया। लेकिन मासूमा तो शार्फ के साथ डिनर पर गई है, हिजर ने कहा। अरे अब तक तो डिनर कर चुके होंगे, तुम जानते हो ना, अगर उसे नहीं बताया तो फिर बाद में हंगामा करेगी। सुनो मासूमा, मैं और हिजर रूह से मिलने जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो शार्फ के साथ आ जाओ। लैला ने उसे फ़ोन करके दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से हिजर बाहर निकल चुका था। वो लोग घर में दाखिल हुए तो अजीब सा महसूस हुआ, अजीब सन्नाटा था। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। शार्फ ने यारम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। सामने वाला कमरा यारम का ही था। मासूमा को खामोशी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ, तो शार्फ के पीछे हो गई। हिजर भी काफ़ी घबराया हुआ था। इस खामोशी में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। सबको देखते हुए लैला ने हिम्मत की और कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी।
यारम भट्ट पर बैठा रूह के बेजान वजूद को अपने सीने में बींचे हुए था। लैला ने एक नज़र मशीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। उसने यारम को हौसला देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वो यारम को ये नहीं कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ख़राब हो चुका था। कभी ना ठीक होने के लिए शार्फ को लगा जैसे कोई दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा है, जबकि मासूमा अपनी सिसकियाँ रोक के वहीं दरवाजे पर रुक चुकी थी। हिजर को अब तक यकीन न आया कि उसकी गुड़िया जा चुकी है हमेशा के लिए, लेकिन उसने आज भी हिम्मत नहीं हारी। मामू होने का नहीं बल्कि दोस्त होने का फ़र्ज़ अदा करना था उसे। उसने आगे बढ़कर यारम के कंधे पर हाथ रखा। यारम को इसके इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो उसकी आंखों में ना जाने कब से रुके आंसू बारिश के कतरों की तरह बहने लगे। और फिर यारम को अपनी रूह को अपने सीने में भेजे धाड़े मार मार कर रोया, फूट फूट कर रोया। एक दरिंदा, एक ड्योर, एक शैतान, जिसे एक फरिश्ता सिर्फ लड़की से इश्क हो गया था। और फिर यारम ने अपनी रूह को खो दिया जिसे उसके लिए बनाया गया था। यारम को इस तरह से रोता देखकर कोई भी अपने आप पर कंट्रोल ना कर सका। वो कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि उसकी रूह उसे छोड़कर जा चुकी है, उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसे लगा जैसे वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसकी रूह के साथ उसकी रूह भी प्रवास कर रही है। सब उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो उन्हें सुन कहाँ रहा था। उसे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई। फिर उसकी शर्ट को किसी ने अपनी मुट्ठी में खींचा। यारम ने बेयकीनी से अपनी दाएं तरफ देखा। हिजर उसके करीब बैठा रो रहा था, जबकि लैला बेड पर बैठी थी। शार्फ कुछ फासले पर था और मासूमा दरवाजे के करीब खड़ी थी। फिर उसे अपने सीने पर ठंडी सांसें महसूस हुई। यारम, हल्की सरगोशी नुमा आवाज़ में उससे किसी ने पुकारा था, लेकिन उसने अपने सीने की तरफ देखने के बजाय मशीन की तरफ देखा, जिस पर कोई हरकत ना थी। उसने अपना वहम समझकर झुठला दिया। फिर उसे अपने दिल के साथ एक और दिल तड़पता महसूस हुआ। अब मज़ीद उस हरकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। वो हकीकत में जीने वाला आदमी था, हकीकत तो झुठला नहीं सकता था, लेकिन वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह, उसने उसे अपने सामने करते हुए पुकारा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो उसे छोड़कर नहीं गई। रूह की आंखें बंद थी, लेकिन वो सांस ले रही थी। उसके लब लर्ज़े रहे थे। हिजर ने बेयकीनी से देखा, यारम, रूह तो जिंदा है। यारम, देखो देखो रूह, हिजर ने खामोशी से चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शार्फ तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन ये मशीन उसे मॉनिटर क्यों नहीं कर रही? शार्फ का दिल चाहा मशीन उठाकर बाहर फेंक दे, क्योंकि रूह इसी मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो, वायर ज़मीन पर पड़ी है। लैला ने वायर को देखते हुए कहा, लेकिन रूह बगैर मशीन के ज़िंदा कैसे है? मतलब रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी, मैंने रूह की आवाज़ सुनी। रूह, बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा। आंखें खोलो, शाबाश, प्लीज़ आंखें खोलो। रूह, बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा था। बताओ सबको। यारम उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उससे पूछ रहा था, लेकिन रूह के जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। रूह, बोलो प्लीज़। वो इसे अपने बाहों में लेते हुए यारम ने कहा। तो रूह ने फिर से ज़रा सी आंखें खोली। उसके होंठ ज़रा से खुले, शायद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। यारम की सांस में सांस वापस ऐसे लगी जैसे वो जी उठा हो। उसकी ज़िंदगी फिर से शुरू हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसको उसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई, उसे उसकी ज़िंदगी मिल गई, सब कुछ मिल गया। रूह ने उसे देखते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यारम ने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर अपने लब्बों से लगाया। आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मत जाना, मैं मर जाऊँगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर उसने अपने लब्बों से उसके माथे को छुआ। रूह, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो सब बेसाख्ता मुस्कुराए। वो अभी कोमा से बाहर आई हैं, उन्हें नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। उनके बॉडी पार्ट्स सुन्न हो चुके हैं। फ़िलहाल उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीखता है, रूह को वापस सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई फ़ौरन ही दौड़ने भागने लगेगा। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है, जिसके बाद उन्हें एक नए तरीके से नई ज़िंदगी शुरू करनी होगी। उनका जिस्म 2 माह से बेजान था। नॉर्मल होने में, वापस आने में, वापस अपनी रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। वो ख़तरे से बाहर हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी, लेकिन वो ना सिर्फ होश में आई हैं बल्कि सब कुछ समझ रही हैं। आप उनका बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह वो जल्दी पहले जैसी हो जाएंगी। डॉक्टर यारम को सब कुछ समझाकर चला गया तो वो रूह के पास आया। उसे अपने करीब देखकर वो मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
जाएगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी ना? यारम ने मोहब्बत से पूछा। तो रूह हल्के से नफ़ी में सर हिला देते हुए शरारत से मुस्कुराई। सता लो तुम मुझे, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं भी तुम्हें बहुत सताऊंगा। यारम ने शरारत से कहते हुए उसके गालों पर अपने लब रखे तो रूह ने घोरा उसे। हाँ हाँ, जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरे डिम्पल्स बहुत अच्छे हैं। यारम ने उसकी महसूस लाइन बोलते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरे नहीं तुम्हारे डिम्पल्स, बल्कि सिर्फ डिम्पल्स ही क्यों, पूरा का पूरा यारम काज़मी तुम्हारा है। यारम ने उसके चेहरे को नज़रों के हज़ार में लेते हुए कहा। रूह, तुम्हें पता है मैंने सारी नमाज़ें पढ़ी हैं, तुम बीमार थी तो मैंने तुम्हारी जय नमाज पर बैठकर लंबी लंबी दुआएं मांगी, उससे जो कुछ मांगो वो ज़रूर देता है। सिर्फ तुमने मुझे नहीं, मैंने भी तुम्हें दुआओं में मांगा है। और मैंने भी लंबी लंबी दुआएं मांगी हैं। अब स्पेशल चीज़ मांगने में वक्त तो लगता है ना? वो कभी रूह की बोली हुई बातें दोहरा रहा था। वो खिलकर मुस्कुराई जब यारम ने उसे अपने सीने में बींच लिया। 2 माह बाद रूह की हालत में काफ़ी सुधार आ चुका था। अब वो खुद से चलने फिरने बातें करने लगी थी। हाँ, लेकिन कुछ सोचते सोचते भूल जाती, कुछ करते करते वो रुक जाती तो उसे कुछ याद न रहता। यारम सुबह उससे कुछ बताता तो वो शाम को भूल जाती, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। ताज़ीम रोज़ उसे फ़ोन करती है। एक आध बीमार इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। यारम ने बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए तानिया और मारिया की शादी अच्छी जगह पर तय कर दी थी, और उसने शार्फ और मासूमा की शादी भी उसी महीने करने का फ़ैसला किया है। उसे यकीन था उससे न सिर्फ शार्फ और मासूमा खुश हो जाएंगी, बल्कि रूह की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। रूह अभी उससे शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी थी। इस घर में बहुत सारी चीज़ें याद आती तो वो पूछने लगती। यारम ने उससे घर के जलने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूह को पुरानी कोई भी बात याद आए। वो चाहता था वो भयानक दिन किसी ख्वाब की तरह भूल जाए जो उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, और अब रूह को आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भूलते जा रहे थे। शारवो और मसूमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। इस बार रूह ने ज़्यादा तो कुछ ना किया था, लेकिन फिर भी सारी रस्मों में बढ़कर हिस्सा लिया था और शादी को काफ़ी इंजॉय भी किया था। शार्फ और मसूमा की शादी हिजर और लैला की शादी से भी ज़्यादा मज़ेदार थी, क्योंकि शार्फ खुद बहुत शरारती था। लैला की इस तरह मसूमा की दोस्ती भी यारम के घर से धूमधाम से हुई थी, और शार्फ को यारम ने एक फ्लैट गिफ्ट में दिया था, जबकि सारम की तरफ से इन दोनों के हनीमून टिकट बुक थे। ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी थी। अब यारम बहुत कम वो काम करने लगा था जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो चुका था। उसके बाद यारम ने अपने दिल पर पत्थर रख के ये काम छोड़ने का फ़ैसला किया था। सच था, वो कुछ गलत नहीं करता था, वो उन लोगों की जान लेता था जीने का हक नहीं। लेकिन इस सब की वजह से जो कुछ रूह और उसके बच्चे के साथ हुआ वो भी भुलाया नहीं जा सकता था। रूह भी इसके काम में गैर दिलचस्पी महसूस कर रही थी, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं बोली। शार परेशानी से उनके घर पे आया था। क्या हुआ शार भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रूह ने कहा। कुछ नहीं यार, मुझे यारम से एक बहुत ज़रूरी काम है। वो उसे बिना कुछ बताए अंदर कमरे में चला गया। सारम ने बताया है कि कुछ लोगों ने एक 4 साल की बच्ची को ज़्यादती का शिकार बनाकर मार डाला, और फिर वो लोग हाथ भी नहीं लग रहे। बहुत बड़े लोगों के आदमी हैं। सारम का कहना है कि वो इस मामले में बिल्कुल बेबस है। शार्फ ने यारम को बताया तो उसका होंठ खोलने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे के बेतास बनाने की कोशिश की, जिससे जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ रहा हो। शार्फ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं अपनी रूह की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल नहीं डाल सकता, मैं अपनी रूह की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। यारम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक मासूम सी बच्ची को उन लोगों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया, और तुम इतने खुदगर्ज़ कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए हो वो वादा जो तुमने बचपन में किया था? यारम, इस राह पर चलते हुए तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत बचाई, तो एक 4 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? यारम ने उसे बेबसी से समझाना चाहा। हिजर ने शार्फ को यहाँ आने से पहले मना किया था। हिजर ने उसे बताया था कि यारम ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन शार्फ नहीं माना। नहीं नहीं शार्फ, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से, यारम ने बैठते हुए कहा। जब रूह कमरे में दाखिल हुई, यारम ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रें झुका गया, जबकि वो शार्फ को इग्नोर करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा टूटा हुआ की चेन उसकी तरफ बढ़ाया। यारम, से ज़िंदा मत छोड़िएगा, उस शख्स को जीने का कोई हक नहीं। इसने उस मासूम बच्ची को जितनी भयानक मौत दी है, उससे ज़्यादा खतरनाक मौत आप उसे देंगे। जब तक वो शख्स मर न जाए तब तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूँगी। रूह चाक
चाकू उसके हाथ में पकड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से बाहर जाता उसे देख रहा था। यारम ने एक नज़र सामने खड़े शार्फ की तरफ देखा। क्या अब भी तुम इस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? यारम शार्फ ने पूछा। नहीं शार्फ, मैं उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो गुस्से से धारते हुए बाहर निकला, जबकि शार्फ ने एक शुक्रगुजार नज़र बाहर बैठी रूह पर डाली, जो उसे देखकर मुस्कुराई। रूह को यकीन आ चुका था कि यारम कुछ गलत नहीं कर रहा, तो फिर वो उसे क्यों रोकती, बल्कि वो तो उस महाज में यारम का साथ देना चाहती थी। 3 साल बाद सारम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। वो ये बात समझ चुका था कि कुछ काम कानून के दायरे में रहकर नहीं किए जा सकते। ऐसे काम सर अंजाम देने के लिए यारम जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए अब वो यारम को तंग करना छोड़कर अपने बाकी फ़राइज़ अंजाम देने लगा था। लेकिन शार्फ को तंग करने का कोई मौका पर वो अब भी हाथ से ना जाने देता। हेज़र आके अपनी बेटियों को संभालो, वरना मैंने इन दोनों को बाहर कूड़े के डब्बे में फेंक देना है। लैला ने गुस्से से उसे फ़ोन किया। उसकी 2 साल की बेटियों ने लैला को तंग करने की कसम खा रखी थी। जब से वो ये 2 शहज़ादियाँ पैदा हुई थी, लैला ने अपने काम में काफ़ी कमी कर ली थी। अब वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही काम करती थी। उसने अपनी एक बेटी का नाम अनायत, दूसरी का महर रखा था। नहीं नहीं, प्लीज़ तुम दोनों को बाहर मत फेंकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। बस कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है। हिजर ने समझाते हुए मिन्नत की थी, कहीं वो सच में ही ना इसकी शहज़ादियों को बाहर ना फेंक दे। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, अगर तुम इन 15 मिनट में वापस आए तो मैं कुछ नहीं करूँगी, और अगर तुमने ज़्यादा मिनट लगाए तो अपनी और अपनी बेटियों की खैर मनाना। वो फ़ोन बंद करके बाहर आई, जहाँ पर एक कौवा उसने बेड के साथ जहाँ पर एक कवास ने बेड के साथ मिनी हथकड़ी में बांध के रखा था, तो दूसरी को उसके कुछ फासले पर दीवार के साथ जहाँ पर एक को इसने बेड के साथ मिनी हथकड़ी में बांध के रखा था, तो दूसरी को उसके कुछ फासले पर दीवार के साथ। और वो अपने आप की लाडलियाँ अपने हाथ छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो दोनों बहुत शरारती थी और सिर्फ 2 साल के होने के बावजूद भी लैला को तंग करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। जबकि हिजर के हिसाब से लैला एक बहुत जालिम माँ साबित हुई थी, जबकि उसकी बेटियां तो मासूम थी। प्रेगनेंसी के दौरान लैला ने हमेशा यही कहा कि उसे बेटा चाहिए, जबकि हिजर को बेटी चाहिए थी। वो हिजर के कहने के मुताबिक वो इसी बात का बदला अपनी बेटियों से ले रहा था। जबकि शार्प मासूमा अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को हसीन बना रहे थे। सारिफ शक्ल में बिल्कुल अपने बाप पर था, लेकिन उसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कभी कभी वो इतना मासूम बन जाता कि शार्फ हैरान रह जाता, और कभी कभी उसकी शरारतें पूरा घर हिला के रख देती। लेकिन इसके बावजूद वो इनके घर की रौनक थी। रूह को बिल्कुल ठीक होते काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन इस दौरान यारम ने शोनू से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी, और वो इसके लिए बहुत अहम हो चुका था। जब से उसने रूह को बचाया था, वो इसे और भी ज़्यादा अहमियत देने लगा था। यारम बहुत वक्त तक उसके करीब ना गया, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया, और फिर बहुत जल्द ही एक नन्हे से फरिश्ते ने इनकी ज़िंदगी को भी जन्नत बना दिया। यारम अब भी होंठ से सुने हुए कपड़े लेकर घर आता, जो अक्सर दूसरे कमरे में उतार देता। रूह सब कुछ समझने के बावजूद अक्सर उससे कहती कि आप फिक्र ना करें, मैं ये कपड़े साफ़ कर दूंगी, लेकिन वो कभी भी इस बात को इग्नोर ना करता कि इसकी रूह किसी के गंदे खून को हाथ लगाए। इसने अपने गुनाहों की दुनिया को रूह से अब भी बहुत दूर रखा था। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी यारम उसके सामने इस तरह से ज़ाहिर करता जैसे वो इन सब चीज़ों से अनजान है। वो रूह जल्द ही समझ गई कि यारम को उसका उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं, तो रूह ने भी इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जबकि यारम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही बेटा था, जो उसे रूह के पास ना भटकने देता। देखो रुयाम, ये तेरी माँ बाद में, मेरी बीवी पहले है, वो अपने 9 माह के बेटे को समझाते हुए बोला, जो कि उसे अपनी माँ के करीब बैठने नहीं दे रहा था। वो कब से अपने नन्हे हाथों से उसे मुक्के मारे जा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वो अपनी माँ के साथ बेड पर सोएगा, वो अपनी जगह कहीं और ढूंढ ले। यारम ने उसे किसी बुरे आदमी की तरह समझाना चाहा कि ये जितनी तुम्हारी माँ है उतनी मेरी बीवी है, लेकिन रोयाम साहिब समझे तब ना।
उसके लिए उसका बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो उसे बेबी कॉट में सुलाता था और खुद उसकी माँ के साथ सोता था। यारम, क्यों मेरे मासूम बच्चे के साथ ज़िद लगा रही हैं? आप जाके सो जाएं ना सोफ़े पर। जब ये सो जाएगा तब वापस आ जाइएगा। रूह ने हमेशा की तरह अपने मासूम से बच्चे का साथ दिया तो यारम उसे घूर कर रह गया और सोफ़े पर गया। दुनिया के हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इस 1 फुट के दुश्मन का कैसे करूँ? वो ज़बरदस्ती रोयाम उसके गाल को चूमता सोफ़े पर आ लेटा, तो रोयाम ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जबकि रूह उसे घूरती रोयाम को चुप करवा रही थी, जो रोते हुए भी अपने डिम्पल्स के खूब नुमाइश कर रहा था। वो 1% भी रूह पे ना था। उसकी आंखें भी यारम की तरह थी, जबकि यारम ने पहले दिन ही उसे अपनी रूह के साथ सोता देखकर उसे अपना दुश्मन कहा था, जो उसकी गोद में आते ही बुरी तरह से रोने लगा। रूह और यारम ने अपना नाम जोड़कर उसका नाम रोयाम रखा था, जिसने उनकी ज़िंदगी को जन्नत बनाया था।